कि मान लीजिए क्रिकेट का एक खेल खेला जा रहा है। इस क्रिकेट के खेल में 11 खिलाड़ी होंगे प्रत्येक टीम से। अब उसमें एक कप्तान होता है, एक उप कप्तान होता है, एक विकेट कीपर होता है और कई गेंदबाज होते हैं। अब मान लीजिए सभी के सभी 11 अगर अपने आप को कप्तान समझने लगे और सभी अपनी रणनीति अप्लाई करने लग जाएं इस मैदान के अंदर, तो उस टीम के लिए जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर एक कप्तान हो और उसी के लीडरशिप में या उसी के संरक्षण में पूरी टीम एक साथ एकजुट होकर खेले, तो उससे उस टीम को बहुत लाभ होगा और वह अवश्य जीत सकती है। अब हम समझते हैं कि ये सरकार क्या है। ये गवर्नमेंट शब्द ही बना है गवर्न से। गवर्न का मतलब होता है जो रूल करे। अब आप सभी लोगों ने सुना होगा कि सड़क का निर्माण करना है, स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, या कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, वहां पर बिजली की सप्लाई पहुंचानी है। या कई ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, कई ऐसे सोशल इश्यूज हैं। जैसे हम बोलते हैं कि गरीबों की मदद करनी है। गरीबों की मदद सरकार कैसे करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करके। लोग भुखमरी से मर रहे हैं, इसके लिए भी सरकार की अहम भूमिका होती है। ये जो डाक सेवा की हम बात करते हैं, हम रेल यात्रा की बात करते हैं, वायु यात्रा की, एयर इंडिया की बात करते हैं, या हम बोलते हैं कि सरकार हमें रोजगार प्रदान करे, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जो हम पुलिस की बात कर रहे हैं, हम हमारे देश के सोवरेनिटी की बात करते हैं, प्रोटेक्टिंग द नेशन की बात करते हैं। हम सभी लोगों ने आजकल ये न्यूज में सुनते हैं कि हमारे भारत और चीन के बीच में बहुत से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे देश के नेपाल के साथ कैसे संबंध होंगे, श्रीलंका के साथ कैसे संबंध होंगे, हम किन के साथ क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, किसके साथ हम क्या सब्सिडी, किसको हम क्या सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, ये सब सरकार फैसला करती है। ये सारे जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, ये सभी सरकार के कामों में आते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, ये कितने सारे काम हैं। ये किसी एक इंसान के बस की बात तो है नहीं। यानी कि जो सरकार है या गवर्नमेंट है, वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। वो निर्णय लेती है और उस निर्णय को लेने के लिए उसके पास स्वाभाविक रूप से पावर का होना बहुत आवश्यक है। उसके पास पावर होगी तभी वो अपने काम पूरे तरीके, सही तरीके से खत्म कर पाएगी। और जब इस डिसीजन मेकिंग पावर बॉडी के पास पावर आ जाती है, तभी वो अपने निर्णय को डिसीजंस में बदल पाती है। एक उदाहरण देता हूं। अगर एक नया नियम आ जाए कि अगर आपके पास डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपका चालान कटेगा। अब आप बिना हेलमेट के, अगर आप या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के रोड पर आप अपनी कार लेकर निकलते हैं, तो आपको पुलिस पकड़ लेती है, यातायात पुलिस पकड़ लेती है। अब वो यातायात पुलिस के पास अगर ये पावर ना हो, तो आप उस यातायात पुलिस को धक्का मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मगर उस पुलिस के पास पावर है, वो आपको रोकती है, वो आपकी गाड़ी तक जब्त कर सकती है। ये जो पावर है, ये जो पुलिस सिस्टम भी है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये भी सरकार का ही हिस्सा है। तो कोई भी सरकार हो, अगर उसको देश चलाना है, तो सबसे पहले तो उसको नियम बनाने होंगे। नियम बनाने मात्र से काम नहीं चलता है। उस नियम को लागू करने के लिए उसके पास पावर का होना बहुत आवश्यक है। अब वो पावर कैसे आएगी, क्या होगा, वो अभी हम देखते हैं कुछ ही क्षण में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो सरकार है, ये 3 टायर यानी 3 चरण में होती है। ये एक पूरा एक एक ये पिरामिड होता है। सबसे ऊपरी स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर होती है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। मध्यम स्तर पे हर राज्य के लिए होती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं। और हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारी लोकेलिटी के लिए होती है लोकल लेवल की गवर्नमेंट। अभी जैसे बीजेपी का अलायंस यानी कि एनडीए की सरकार है राष्ट्र स्तर पे। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें, तो वहां पे आईएनसी, इंडियन नेशनल
कांग्रेस की सरकार है जो कि स्टेट लेवल पर है, और लोकल लेवल पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की अलग अलग सरकारें हैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो अलग अलग काम होते हैं वो अलग अलग सरकार के अंडर में या उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में अगर कोई विदेशी आक्रमण कर देता है तो इट इज नॉट एन इंटरनल मैटर, ये एक सॉवरेनिटी का मुद्दा हो गया, या हमारे देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने की बात हो गई। इस इस टॉपिक पर या इस ऐसे मुद्दे पर राष्ट्र स्तर की सरकार की बहुत अहम भूमिका होती है। और यह बात तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें सभी राज्य सरकारों को और लोकल सरकारों को भी सहयोग देना चाहिए। अब एक उदाहरण मैं आपको लेता हूं कि मान लीजिए आपके गांव में एक कुआं होना चाहिए ताकि वहां की महिलाओं को बहुत दूर तक ना जाना पड़े पानी लेने के लिए। अब यह आ जाएगा लोकल लेवल की गवर्नमेंट में। ये लोकल लेवल की सरकार का काम है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करे। अब मान लीजिए कि आपके आपके राज्य में किसी स्कूल को ओपन करना है जो कि राज्य द्वारा जिसका प्रशासन किया जाएगा, तो ये स्टेट लेवल की सरकार का काम है। किसी अस्पताल का निर्माण करना है तो ये स्टेट लेवल की सरकार का काम होगा। अगर वो किसी एक जिले में सिर्फ सिर्फ किसी एक जिले में उसका उसका निर्माण करना है तो वो लोकल लेवल की सरकार के साथ मिलकर उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएगी। अभी कुछ ही देर पहले मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि सरकार इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। जो सरकार है वो नियम बनाती है और उसके बाद उसके पास पावर है उसको इंप्लीमेंट कराने की। हम इसको अब समझते हैं। आप हमेशा इस बात को याद रखना कि गवर्नमेंट प्राइमरीली इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जिसका काम है लॉ बनाना, जिसका काम है नियम बनाना। सरकार ऑर्डिनेंसेस पास करती है, बिल पास करती है, नियम बनाती है, रूल्स बनाती है। इसलिए सरकार का मुख्य रूप से काम होता है लेजिस्लेशन करना। आपने सुना भी होगा एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपीज भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सब लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं। तो क्या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होते हैं? यही जो लेजिस्लेटिव बॉडी हैं जिनका मुख्य काम है नए नए कानून पास करना, यही अपने ही बनाए हुए कानून को इंप्लीमेंट भी करवाती हैं, इनको वास्तविकता में भी लाती हैं। कैसे? इसके लिए हमारे पास है पुलिस। सरकार पुलिस की मदद से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। सरकार के पास है डीएम, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, जिसको आप कलेक्टर भी कहते हैं, जिसको आप जिला दंडाधिकारी भी कहते हैं। ये उनकी मदद से ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करवाते हैं उन्हीं नियमों को जिनको सरकार ने बनाया है। ये हो गई बात लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी की। अब ये सरकार होती किन किन प्रकार की है? ये सरकार मुख्य रूप से होती है मोनार्की और डेमोक्रेसी। ऐसी सरकार जिसका हेड कोई राजा या रानी हो, जैसे हमारे यूके यूके में हमारी क्वीन ऑफ एलिजाबेथ जिनको हम कहते हैं, वो वहां की रानी है। वहां पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पर लोग नहीं चुनते हैं अपने राजा या रानी को, वहां पर उन्हीं का बेटा जो प्रिंस है वही आगे जाके राजा या रानी बनेगा। और यही परंपरा यहां पर सदियों से चली आ रही है। यहां की एक विशेष बात यह है कि अगर यहां के राजा और रानी ने उनके देश के लिए कोई नियम या लॉ पास किया है, आप उसके अगेंस्ट सवाल नहीं पूछ सकते। यू कैन नॉट क्वेश्चन योर क्वीन और गवर्नमेंट। यह बात आप समझ गए। दूसरी बात, अब क्वीन और किंग और क्वीन ये भी अपनी एक छोटी सी बॉडी रखते हैं जो इनकी एक एडवाइजरी बॉडी होती है, और इनसे ये सलाह लेते रहते हैं नए नए नियम पास करने के लिए। वहीं अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, जैसे भारत हमारा देश, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है।
विच इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, और ये सिर्फ हम लोगों द्वारा ही बनी, लोगों के लिए ही बनी, और लोगों के लिए उपकार के लिए बनी है। यहां पे मुख्य रूप से जो पावर है, यहां पे पावर का सोर्स किंग और क्वीन था, यहां पर पावर का सोर्स है पीपल, यानी कि लोग। इसके लिए अब पावर, लोगों के पास कैसे पावर आ जाएगी डेमोक्रेसी में? उसके लिए होते हैं इलेक्शंस। चुनाव के माध्यम से लोग अपनी इस पावर को यूज करते हैं। अगर इलेक्शंस भी करने हैं तो हमेशा याद रखना, इट शुड बी फ्री, इट शुड बी फेयर, एंड इट शुड बी टाइमली। तभी हम कह सकते हैं कि इट इज अ ट्रू डेमोक्रेसी, या लोगों के पास पावर है। आपको चुनाव में वोट देने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये फेयर होना चाहिए, इसमें सबको समान अधिकार होना चाहिए, और ये टाइमली होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक बार प्रधानमंत्री का चुनाव किया तो अब वो 50 साल तक प्रधानमंत्री रहेगा, नहीं। हर 5 साल या 10 साल या जो भी एक टाइम निर्धारित होगा, उसके आधार पर हम बार बार अपनी डेमोक्रेसी की इस पावर को, एक्सरसाइज को लागू करते रहेंगे, और इसको चेक करते रहेंगे। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये जो डेमोक्रेसी भी है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी डायरेक्ट, और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जैसा इस शब्द से ही समझ में आ रहा है, इसमें लोग डायरेक्ट ही चुनाव कर देते हैं और निर्णय ले लेते हैं कि उनके देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जो स्विट्जरलैंड देश है, उसकी आबादी उतनी ज्यादा नहीं है। अब वहां पर मान लीजिए एक नया लॉ पास करना है कि 25 साल तक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए हर इंस्टीट्यूट में, तो उसके लिए वहां पे है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो वहां पूरे स्विट्जरलैंड में एक वोटिंग होगी, जिसको हम कहते हैं रेफरेंडम। अगर मान लीजिए 50 से ज्यादा % लोगों ने कहा कि हाँ, ये बात सही है, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए 25 वर्ष तक के लोगों को, तो वहां पर ये रूल जो है वो पास हो जाएगा। ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फिर क्यों है? वो इसलिए, भारत देश को ही ले लीजिए, इतना बड़ा देश है हमारा कि यहां पे अगर आपको एक नियम बनाना है कि कोरोना वायरस चल रहा है और सबका इलाज फ्री होना चाहिए, कितना मुश्किल हो जाएगा 125 करोड़ लोगों का चुनाव कराना। अब हर साल हजारों बिल पेश होंगे संसद में, संसद में। अब सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा, हर एक एक पर 125 करोड़ लोगों से हम अगर वोट कराने बैठ जाएं, कितना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, ये एक बहुत अच्छी पहल है, मगर इसमें अभी समय लगेगा। अभी हम ट्रांजिशन फेज में हैं। अभी हम इसकी शुरुआत तो कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें बहुत आगे बढ़ना बाकी है। इसलिए हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे देश में चल रही है। याद रखिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम सभी लोग डायरेक्ट अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम कुछ लोगों को चुनते हैं जो आगे जाकर एमएलए या एमपी बनते हैं, या फिर हमारे अपने लोकेलिटी में पार्षद बनते हैं। इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, या आप लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि हम में से कुछ चुने हुए लोग जाकर इस देश को चला रहे हैं। अब ये मैंने आपसे एक बात की थी वोटिंग की, कि इट शुड बी फ्री, इट शुड बी फेयर, एंड इट शुड बी टाइमली। मगर एक समय ऐसा था जब इलेक्शंस फेयर नहीं हुआ करते थे। ऊपर की ये हेडिंग आप देखिए, वुमेन सफरेज मूवमेंट। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, मतलब वोट करने का अधिकार। एक समय ऐसा था जब महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता था, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, यहां तक कि गरीब लोगों को भी नहीं दिया गया था। अब ये बात है विश्व युद्ध एक की। आप लोगों को शायद ये पता होगा, वर्ल्ड वॉर वन ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच। इस विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, जो पुरुष थे, ये तो चले गए युद्ध लड़ने के लिए,
और जब पुरुष चलेगा युद्ध लड़ने के लिए, तो देश की जो इकोनॉमी है वो भी चलनी चाहिए। आपने सुना होगा कि जब भी कोई देश युद्ध लड़ता है तो उसकी इकोनॉमी बहुत नीचे चली जाती है। ऐसे में महिलाओं को बोला गया कि आप फैक्ट्रीज में जाकर काम करना शुरू कर दीजिए। और जब महिलाओं ने जाकर काम करना शुरू किया, हमने पिछले लेसन में स्टीरियोटाइप पढ़ा है कि ऐसी एक मानसिकता कि अरे महिलाएं ये काम कर ही नहीं सकती, ये स्टीरियोटाइप टूट गया। नहीं, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हैं और महिलाएं भी पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं। बहुत महिलाओं ने इस अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, और हुआ ये कि अमेरिका की जो महिलाएं थी उनको 1920 में मिल गया सफरेज, यानी राइट टू वोट। इसी तरह से यूके की जो महिलाएं थीं उनको 1928 में मिल गया सफरेज, यानी राइट टू वोट। अब एक बात आप लोग के मन में चल रही होगी कि भाई आपने अमेरिका का उदाहरण तो दे दिया, आपने इंग्लैंड का उदाहरण भी दे दिया, हमारे देश का क्या, भारत का क्या? आपको मैं एक बात बताता हूं, ये शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा। हमारे देश में महिलाओं को, सभी लोगों को बराबर का अधिकार वोट देने का 26 जनवरी 1950 को ही मिला था। ये क्या बोल रहे हो, इतना लेट? जी हां, हमको तो आजादी मिल गई थी 1947 में, मगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर एक इंसान को वोट करने का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट मतलब हर सरकार के लिए ये अलग हो सकता है। कोई सरकार बोल सकती है कि 18 साल से बड़ा इंसान, कोई सरकार बोल सकती है 21 साल। बहरहाल मतलब यह है कि हमको मिला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमें हमारे संविधान ने दिया 1950 में। इससे पहले यह हमें नहीं मिला था। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था कि जो लोग अमीर थे, जिनके पास थी वेल्थ, जिनके पास थी एजुकेशन, जो बहुत पढ़े लिखे थे और जो ब्रिटिशर्स के परिचित थे, इन्हीं लोगों को सिर्फ अधिकार था वोट डालने का। कितनी दुख की बात है, सोचिए। बाकी देशों में संविधान में अमेंडमेंट किया गया, मगर हमारे संविधान में ये ओरिजिनली हमको मिला है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमको हमारे संविधान में अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा, हमको ये हमारे संविधान में मिला। अब महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी 1931 में, जिसका नाम था यंग इंडिया। उसमें भी इन्होंने ये बात कही है कि यह बहुत दुख की बात है कि एक इंसान है जिसके पास है कैरेक्टर, उसको ब्रिटिश सरकार ने अधिकार नहीं दिया है वोट देने का। बल्कि एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत जमीन है, बहुत लैंड है, बहुत पैसा है, बहुत एजुकेटेड है, उसको आपने अधिकार दे दिया वोट देने का। यह बहुत दुख की बात है। यह गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया की किताब में लिखा था। बहरहाल